Very good morning, my dear students, my dear friends, 12th स्टैंडर्ड। फिर से शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर इज़ द स्टोरी ऑफ हेलन केलर, और उन्होंने एक स्पीच दी थी कार्नेगी हॉल में, उसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और इनकी जो टीचर एन.एस. सलिवन वो इम्पॉर्टेंट हैं। एन.एस. सलिवन की याद मुझे फिर से आ गई। उसका रीज़न ये था कि टीचर्स डे अभी ही बीता है, जो 5 सितंबर जिसे हम टीचर्स डे बोलते हैं। एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेके, पर कहीं भी किसी भी कल्चर के अंदर टीचर का बहुत सम्मान किया जाता है और टीचर की बहुत वैल्यू है। तो जो टीचर हैं वही समाज बनाते हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि जो किसान है, जो राइटर है और टीचर है, ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं किसी भी समाज के लिए। एक समाज के अंदर किसी को शेप करना है, किसी समाज को एक विशेष दिशा में जाना है, या कहीं पर वो चाहते हैं कि हम अपने जो एंसेस्ट्री को, संस्कारों को, हमारे कल्चर, लेगेसी, हमारी हेरिटेज को अगर हम संभाल के चलें, तो ये इन 3 लोगों की बहुत जिम्मेदारी बनती है। ये 3 लोगों को समाज के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया जाना चाहिए। इनको उपयुक्त जो इज़्ज़त है वो, प्लस उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि वो सरवाइव कर सके। तो अभी हम बहुत बार देखते हैं तो हम थोड़ा एक शॉकिंग स्थिति आ जाती है। मैं देखता हूँ कि 11th-12th में आप लोग एक लेवल पे समझदार हो। 11th-12th के अंदर आप अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हो। आप सोच रहे हो कि अब हम आगे जाके MBA करें। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्शियल बैकग्राउंड से आते हैं या नहीं भी आते, तो भी उनका दिमाग ये चलता है कि मैं CA करूं या CFA करूं, CPT के एग्ज़ाम्स मुझे देने हैं। ऑल इंडिया रैंक के बारे में आप सोचते हैं, 8-8, 9-9 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने दिमाग के अंदर सेट होती रहती हैं। अब चीज़ ये है कि हम अपने बेटरमेंट के लिए कब सजग हो जाते हैं? जब आपकी एज 15-16 के पार चली जाती है, जब आप 10th का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके होते हैं, 11th के अंदर आ चुके होते हैं और कॉलेज आपके सर के ऊपर मंडरा रहा होता है। तब आपको सबसे ज़्यादा चिंता होती है अपने करियर के बारे में कि मैं विद इन स्पैन ऑफ 5 to 6 ईयर्स क्या कर लूँगा, क्या चेंज कर लूँगा अपनी लाइफ के अंदर, और मैं किस प्रकार से एक नया व्यक्ति बन सकता हूँ। एक जो भी रास्ता मैं चुनूँगा। इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छी पोम भी है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि रास्ते जो अपने चुने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रास्ते नहीं चुने वो इम्पोर्टेंट है। कई ऐसे मौके थे वो आपके हाथ में गए, आए और वो चले गए। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स योर डोर ट्वाइस, इंग्लिश में कहा होता है कि फिर वापस वो मौका नहीं आता है। तो पर टीचर्स ऐसे इंसान है जो आपको सही दिशा, सही आइडिया, सही ऑप्शंस सजेस्ट करते हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सालों बाद याद आएंगे, और वो ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने आपके जीवन की दिशा ही मोड़ के रख दी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसके अंदर डिपेंडेंट होके अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं। एन.एस. सलिवन एक ऐसी लेजेंडरी टीचर थी जी मेरी नज़र में, जिन्होंने एक जो ब्लाइंड, डेफ, डम लड़की है उसको एक राइटर बना दिया, उनको फ़िलासफ़र बना दिया, उनको ऐसा एक ग्रेट लेजेंड बना दिया कि जिनकी स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और मिलियंस इंस्पायर होते रहेंगे। आपने मलाला का नाम सुना होगा, मलाला यूसुफ़ज़ई। तो आई एम मलाला करके जिनको पढ़ाई करने के लिए जो वो स्कूल जाना चाहती थी, तो उनके सर में गोली मार दी गई अफ़गानिस्तान में तालिबान ने। तो वो लड़की आई, अपनी स्टोरी है, उसने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है। वर्ल्ड पीस की एम्बेसडर बनी है मलाला। आप उसके बारे में जानते होंगे, मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में। तो ऐसे हज़ारों ऐसे लेजेंड्स हैं, हज़ारों ऐसी कहानियाँ हैं हमारे आसपास हैं, जो हम अपनी लाइफ में जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हमें मोटिवेट करती है, हमें आगे बढ़ाती है, और हम अपने जीवन के अंदर उसको और ज़्यादा तवज्जो देते हैं और सोचते हैं कि लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोग हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो जब तक कहते हैं ना, जब तक सिर सलामत तब तक बंदा मेहरबान। अब मैं मेहरबान हो, आपके मतलब खुदा मेहरबान है आपके ऊपर जब तक सिर सलामत। तो वो कहते हैं सर सलामत होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, सही है ना, हाथ पैर तो जाते रहेंगे, सर सलामत होना चाहिए। तो अभी इसी नोट पे स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर में जो एक लेडी कह रही हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे? तो मैं एक लास्ट पैराग्राफ फिर की एक लाइन पढ़ के फिर उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आई थिंक द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन। मैं सोचती हूँ कि जो वर्कर्स हैं, जो कामगार मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा अनसेल्फिश लोग हैं। वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपनी जो समाज के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। दे टॉयल, मतलब मेहनत करते हैं, लिव एंड डाई, जीते हैं और मर जाते हैं
फॉर अदर्स पीपल्स कंट्री, दूसरे लोगों की देशों के लिए वो मर जाते हैं। इसका आपको मैं थोड़ा एक अच्छे पॉइंट में ये बात समझाना चाहूँगा कि आप एक कॉमन प्रैक्टिस ले लें। इंडिया के अंदर गरीबी है, मानता हूँ मैं, सोमालिया में गरीबी है, दुनिया के सबसे गरीब देशों में सोमालिया का नाम आता है। तो सोमालिया ने एक रास्ता चुन लिया है, सोमालियन पायरेट्स, आप गूगल पे सर्च करें सोमालियन पायरेट्स, PIRATES। सोमालिया जो देश है अफ्रीका का, वो पूरी की पूरी उसकी इकोनॉमी पायरेसी पे चल रही है। पायरेसी का मतलब क्या, वो समुद्र से आजू बाजू वाले जो देश जब सामान लेके निकलते हैं तो वो लूट लेते हैं। सोमालियन पायरेट्स वो लूटने पे आ गए हैं, वो लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है तो उनकी इकोनॉमी चलती है, सरकार भी सपोर्ट करती है उनको। तो वो बहुत सारे सोमालियन पायरेट्स वहाँ के समुद्रों में घूमते हैं और जो आते जाते जो भी जहाज़ हैं, क्योंकि बहुत सारा फ्राइट आगे पीछे करना पड़ता है, कंटेनर्स होते हैं, उन्हें लूट लेते हैं, फिर उसके बदले में पैसा लेते हैं, लोगों को कब्जे में कर लेते हैं। तो अब उसके मुकाबले आप देखो वो मजदूर नहीं है, वो गरीब है, पर उन्होंने इलीगल रास्ता चुन लिया। अब आप उसको सेकेंड पॉइंट पे देखो, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, आप नॉर्वे में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। पर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, जैसे कि आप दुबई का नाम ले लेता हूँ मैं। तो दुबई के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो मोर देन 50% पॉपुलेशन हम हर समय हर मोमेंट पे इंडियंस की होती है, केरलाइट्स की बहुत ज़्यादा है। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। रीज़न क्या है? वो वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में उनका सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। आपने देखा वहाँ पे, सिंगापुर में भी सेम है, वो काम करते हैं, वहाँ पे मजदूरी भी करते हैं। भले उसको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, 60-65 हज़ार मिलता है, पर वो कुछ नहीं होता, यहाँ आते आते कुछ नहीं हो जाता है। पर ये सोचने वाली बात है, वो काहे के लिए जा रहे हैं? दूसरे लोगों की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो सेल्फलेस हो गए। नहीं, मैं अपने देश के बारे में सोचूंगा, मैं अपने देश में काम करूंगा, नहीं, वो अपनी दो रोटी के लिए, प्लस वो दूसरे देश का भी विकास कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप सोच रहे हैं इस बात को, ठीक है? तो अदर पीपल्स कॉन्टिनेंट, दूसरे लोगों के कॉन्टिनेंट्स के बारे में सोचते हैं। अदर पीपल्स लिबर्टीज़, उनकी जो लिबर्टीज़ हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो श्रद्धा है, लिबर्टी है, मतलब एक जिस प्रकार से एकात्मकता है, उसके बारे में वो सोचते हैं। अदर पीपल्स हैप्पीनेस, और दूसरे लोगों की हैप्पीनेस के बारे में तो सोचते हैं। द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की कोई लिबर्टी नहीं है भाई। वो जो चाहे स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं, उनकी कोई स्वतंत्रता अपने हिसाब से नहीं होती है। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर कंपेल्ड टू वर्क 12 और 10 और 8 आवर्स अ डे। उनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। हाँ, ऐसा मैंने सुना था कि जापान के अंदर वर्किंग आवर्स के अंदर सोने के लिए छूट मिलती है कि आप 2 घंटा रेस्ट कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पे, उसके बाद आप वर्क कर सकते हो। ऐसा उनकी कॉन्सेप्ट और थियरी है कि अगर आप सोते हो थोड़ी देर के लिए तो फ्रेश होकर आप फ्रेश माइंड से ज़्यादा काम कर पाओगे। तो वो वर्किंग आवर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे तो 8-8, 9-9 घंटा एवरेज लोग काम करते ही हैं। तो वो बहुत खुश भी होते हैं हम ही, फिर घर आके एकदम निढाल होकर सो जाते हैं। तो हम वर्कर को कोई भी आज़ादी नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है कि भाई तुम बाहर जाके घूम के आ जाओ, थोड़ा नाश्ता करके आ जाओ। तो ये क्या है? दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर कंपेल्ड टू वर्क। अंडरलाइन करना, COMPELLED। कंपेल्ड मतलब उन्हें फोर्स किया जाता है, कंपलसरी किया जाता है। तो बोला कि 1 घंटा भी लेट आए तो तुम्हारी सैलरी काट देंगे। स्कूल्स में होता है, टीचर्स के साथ होता है, बहुत बार आपने देखा होगा। तो आप भी लेट आते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो वो कई बार वो वर्किंग क्लास का दिमाग, मेंटलिटी ऐसे ही चलती है, टू वर्क 12 और 10 और 8 आवर्स अ डे। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर इल पेड। वो फ्री नहीं हो जाते, उनको कम पैसा मिलता है तो भी वो, जब तक अधिक पैसा ना मिले, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, तब तक वो वहीं पे वही काम करते रहते हैं। मैंने देखा है, मैं एक बार वैष्णो देवी गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, कई दूसरे छोटे जो बच्चे हैं उनको उठाने के लिए एक वो रस्सी जैसा रखते हैं और बच्चे को पीछे टंगा लेते हैं। और आपका जो बच्चा, आप जिसको उठा नहीं पाओगे या बच्चे के पैर थक गए हैं, तो वो नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बच्चे को लेके आते हैं। और कुछ मीगर 200-250 रुपये वो उनको एक बच्चे का मिलता है। और वो मैक्सिमम पूरे दिन के अंदर, आप देखो पूरा वैष्णो देवी ऊपर आप गए होंगे, तो वैष्णो देवी नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ने के अंदर एवरेज मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो वो 3 से 4 घंटे में आप देखो तो वो आदमी स्पीड में निकल जाता है, तो आपको आपके साथ रहना पड़ेगा। तो वो करीब 2 या 3 राउंड ही कर पाता है। तो 3-4 राउंड भी कर लेता है तो भी 200-250 के दिन का 800 रुपये कमाता है, और कठोर मेहनत करके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप ये क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है इतना, मतलब आप एफर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो बोले सर अभी क्या है कि बारिश का सीज़न ख़त्म हो चुका है और सर्दियाँ आने पे है, गेहूं की फसल हमने बो दी है, तो घर वाले गेहूं का ख्याल रखेंगे और हमारे पास 4 या 5 महीने के लिए कोई काम नहीं है।
तो हम खेती करते हैं, तो हम क्या करें, हमको खाना है, रोटी तो चलानी है, तो उसके लिए हम ये मेहनत करते हैं। तो अपना गांव छोड़ के वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत यूँ एक विश्वास भी आया इन लोगों के अंदर कि ये लोग कितना मेहनत करना चाहते हैं। बेरोज़गारी जो लोग रोते हैं, तो उनके लिए एक लेसन है कि भाई जो जो जब वो जैसा करना चाहे, कितना वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, रोज़ी रोटी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कंपेल्ड उनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो भूखे मर जाएंगे। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर इल पेड और फॉर देयर एग्जॉस्टिंग टॉयल। एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला, मेहनत का काम करने में भी उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, इल पेड होते हैं, तो भी वो उसको नहीं छोड़ सकते। दे आर नॉट फ्री व्हेन देयर चिल्ड्रन मस्ट लेबर इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज और स्टाफ। वो फ्री नहीं हो पाते हैं, वो अपने बच्चों को भी नहीं छुड़वा पाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को भी काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो बारूद की फैक्ट्रियाँ होती है, पटाखा फैक्ट्री, गोला बारूद जिसे बोलते हैं, उसकी फैक्ट्री के अंदर जो आपने शिवा काशी की दिवाली पे 1000 बार पटाखे फोड़े होंगे, तो वो उसको भरने के लिए छोटे छोटे बच्चे ज़रूरी उनके छोटे हाथ होते हैं, इसलिए वो उसमें फिल आउट कर पाते हैं, और उनको पेमेंट भी कम देती है। हालांकि इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर बैन है, पर फिर भी ऐसा होता है, ये फैक्ट है, आपने भी बहुत बार देखा होगा। तो ये जो है स्टाफ अपने वो खुद उनके माँ बाप की अनुमति से ही जाते हैं, अदरवाइज वो भूखे मर जाएंगे। मिल्स एंड फैक्ट्रीज और स्टाफ या तो काम करेंगे या फिर भूखे मर जाएंगे, स्टारवेशन। एंड व्हेन देयर विमेन मे बी ड्रिवन बाय पॉवर्टी टू लाइव्स ऑफ शेम, और फिर उनकी जो औरतें हैं वो भी ड्रिवन हो जाती है पॉवर्टी टू लाइव्स ऑफ शेम। लाइव्स ऑफ शेम का मतलब उन्हें भी लाइव्स ऑफ शेम, यहाँ मैं इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करना चाहूँगा कि उन्हें शर्म की ज़िंदगी बितानी पड़ती है, या फिर शायद कुछ ऐसा काम करना पड़ता होगा जो कि उनकी इज्जत के ख़िलाफ़ है, तो वो भी अदरवाइज़ वो पॉवर्टी में धकेली जाएंगी। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी, आप बड़े समझदार हो। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर क्लब्ड एंड इम्प्रिजन। वो फ्री नहीं है, उनको किसी ने फ्री नहीं किया। हम लोग आज़ाद हैं, पर वो गरीब इंसान तो अपने मास्टर्स का ही गुलाम है, वो फ्री नहीं है। व्हेन दे आर क्लब्ड मतलब उन्हें जब मारा जाता है, क्लब्ड मतलब लकड़ियों से पीटा जाता है, एंड इम्प्रिजन उन्हें जेल कर दिया जाता है, बिकॉज दे गो ऑन स्ट्राइक। जब वो स्ट्राइक करते हैं कि हमारा वेजेस बढ़ाइए, हमारे जो हमको आप जो पैसा दे रहे हैं 1 घंटे का 2 घंटे का, हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं बचता, तो आप कुछ ऐसा कुछ कीजिए, हमारे वेजेस बढ़ाइए। जब उसके लिए वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक मतलब सामने आंदोलन करते हैं, तो उन्हें पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है। एंड फॉर द बेसिक जस्टिस, जो एक बेसिक उनका अधिकार है, जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उनका बेसिक अधिकार है। आपके लिए 9-9 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनका बेसिक अधिकार है, उसके लिए उन्हें मारा जाता है। एंड दैट इज़ देयर राइट एज ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के तौर पे उनका वो बेसिक अधिकार है, तो उसके लिए भी उन्हें मारा जाता है। तो आप सोच लो क्या जीवन है। वी आर नॉट फ्री अनलेस द मेन who frame and execute the laws represent the interests of the life of people and no other interest। बहुत अच्छी बात कही वो, बोले वी आर नॉट फ्री, हम तब तक आज़ाद नहीं हैं, अनलेस, तब तक जब तक द मैन हु फ्रेम एंड एग्जीक्यूट, जो फ्रेम करते हैं, लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूट लागू करते हैं, जो लॉ को बनाए। संविधान आपने सुना होगा, संविधान को बनाया जाता है या फिर उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, यानी सुधार किए जाते हैं, और कई लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। अब किसने लॉ बनाया है, एग्जीक्यूट किया, द लॉज, ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो कानून निर्माण करने वाले, जो संविधान बनाने वाले, उनकी जिम्मेदारी है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए, किनका, ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड नो अदर इंटरेस्ट। उनको लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचकर, अपना प्रॉफिट ना सोचकर, अपने खुद का फ़ायदा न सोचकर, लोगों की जो आम मानस है, आम जीवन जो जीता है व्यक्ति, उस आम व्यक्ति के खाने पीने की और बेसिक राइट्स के बारे में सोच के संविधान उसके आसपास में लिखना चाहिए, ना कि अपने प्रॉफिटेरिंग और उसके लिए। तो बैलेट डज नॉट मेक अ फ्री मैन आउट ऑफ अ वेज स्लेव। बहुत अच्छी बात कही। बैलेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा, अभी तो मशीन आ गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, तो आप बटन दबाओगे तो वोट चला जाता है, ईवीएम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम वोटिंग मशीन से पहले बैलेट्स आते थे, पर्ची आती थी, आप देखो ना, उस पर ठप्पा मारा जाता है। तो वो बैलेट डज नॉट मेक अ फ्री मैन आउट ऑफ अ वेज स्लेव। तो बैलेट, अगर आप किसी को वोट दे रहे हो तो उससे आपका कोई अधिकार चेंज नहीं हो जाता कि आप आज़ाद हो। आप किसी को वोट देने के लिए आज़ाद हो, पर आप कहीं पर किसी के नौकर तो बने हुए हो, वेज स्लेव ही हो आप। कहीं एक दिन आपको वोट देने का अधिकार है, बस उस दिन फ्री हो, किसी को भी वोट दे सकते हो, वो बात सच है, पर उससे आपका फ़ायदा क्या हो रहा है? आप आज़ाद तो नहीं हो गए, वेज स्लेव तो रहने ही वाले हो, पैसा मिलता है, शाम के समय नौकरी करते, मजदूर तो आप हो ही। देयर हैज़ नेवर एग्जिस्टेड अ ट्रूली फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, बोले आज तक ऐसा कोई देश अभी तक हुआ ही नहीं है, आया ही नहीं है,
जो कि ट्रू तरीके से पूर्ण रूप से फ्री हो या डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक का मतलब जो कि प्रजातांत्रिक देश हो। ये जब बात कर रही थी तब तक भारत तो वैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो और अभी मैं जितना सोचता हूँ तो इंडियन के अंदर वर्ल्ड में जितने भी लेवल पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उसमें मुझे लगता है सबसे फार बेटर सिचुएशन इंडिया के अंदर है। ऐसा मेरा पर्सनल विचार है और मैं मानता भी हूँ इसको। द फ्री एंड डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से हम सोच भी नहीं सकते, हमें याद भी नहीं आता, और अनंत काल से जो समय से मैन हैव फॉलोड विद ब्लाइंड लॉयल्टी, लोगों ने ब्लाइंड लॉयल्टी के साथ फॉलो किया। लोगों ब्लाइंड मतलब क्या है, अंधे होके लोगों का पीछा किया। अब कोई बाबा आ गया, बाबा जी ने ये बोल दिया ये कर लो वो कर लो, समोसे के साथ लाल चटनी खा लो, हम ब्लाइंड हो। हाँ सही बात है, अपने पर्स खोल के यूँ रखो तो आपके अंदर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब हमने ब्लाइंड लॉयल्टी से इंसान ने किया ये हर बार। द स्ट्रॉन्ग मैन, किसकी, जो बहुत मजबूत है, पावरफुल लोग हैं, उसके हम पीछे चाटुकार बन जाते हैं, जी 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 सर जी सर जी सर। तो हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। हु हैड द पावर ऑफ मनी एंड ऑफ आर्मी, जिसके पास या तो पैसे का पावर है या फिर आर्मी इसका शक्ति का। शक्ति दो ही प्रकार की है, पैसा पावरफुल है और आर्मीज तो आपको पता ही है कि सेना की पावर है। तो उन लोग उनसे डरते हैं। अमेरिका के पास सेना की पावर है, रशिया के पास सेना की पावर है, तो लोग उनसे घबराते हैं। कोई भी छोटा मोटा देश उनसे युद्ध करने में 10 बार सोचेगा। इजराइल से युद्ध करने से पहले जो जितने भी अरबिक देश हैं वो 50 बार सोचेंगे। जो फिलिस्तीन है वो कितने सालों से उन पर अटैक कर रहा है, इतना छोटा सा देश है इजराइल, तो पर उसने अपना जो आर्मीज़ वगैरह को इतना पावरफुल कर लिया है कि कोई भी उनको हिला नहीं सकता, 1 इंच भी नहीं लेने देते वो। तो वो अब वो पावरफुल है, इसलिए उनको आप छेड़ नहीं सकते। इवन वाइल बैटल फील्ड्स वर पाइल्ड हाई विद देयर ओन डेड, दे हैव टिल्ड द लैंड्स ऑफ द रूलर्स। अब ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है, इवन वाइल बैटल फील्ड्स आर पाइल्ड, जब अपने खुद के घर के युद्ध के मैदान, बैटल फील्ड्स को युद्ध का मैदान बोला गया यार, पाइल्ड मतलब ढेर लग गए हैं, हाई विद देयर ओन डेड, खुद के ही भाई बंधु यार दोस्त उन सब की लाशें बिछ गई है और ढेर लग गया युद्ध कर करके, तभी भी उनको क्या करना है, दे हैव टिल्ड द लैंड्स ऑफ द रूलर, तब जाके उनको वहाँ पे अपने मालिक हैं, जो अपने राजा हैं, अपने जो रूलर्स हैं, उनकी लैंड को टिल करना है, यानी कि वहाँ पे खुदाई करनी है, जुताई करनी है, ताकि कि अगली फसल बोई जा सके। लैंड ऑफ द रूलर्स एंड हैव बीन रॉब्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, और फिर काम उनको ही करना है, पर जब वो काम कंप्लीट कर लेंगे तो उस कंप्लीट में से जो भी फ्रूट आएगा, फ्रूट यानी कि जो भी अनाज निकलेगा, जिस भी प्रकार का काम होगा, वो सारा का सारा उनसे छीन लिया जाएगा और उन्हें सिर्फ 10%, 4%, 2% दिया जाएगा उनके काम के प्रति, वेजेस के प्रति। काम मेहनत किसने की, और सारा का सारा जो ख़जाना है वो लूट के ले जाएंगे उनके मालिक। दे हैव बिल्ट पैलेसेस, उन लोगों ने राजाओं के लिए, मजदूरों ने राजाओं के लिए पैलेसेस बनाए, महल बनाए, एंड पिरामिड्स बनाए। सच बात ये है, पुराने समय में पिरामिड्स के बारे में तो ऐसा बोला गया है, गीज़ा के पिरामिड्स के बारे में, और जितने भी पिरामिड्स में, उसमें एक फैक्ट बात है कि जब राजा मरता था तो उसके साथ में उनके जो वो फेवरेट कुत्ते, बिल्ली और जानवर वो भी दफना दिए जाते थे, और उनके साथ कम से कम 10 से 11 स्लेव्स भी दफना दिए जाते हैं। स्लेव्स मतलब उनके जो गुलाम थे उनको भी दफना दिया जाता था, ताकि वो आने वाले उनका जो आने वाला जन्म है, जिस भी जन्म के अंदर वो जा रहे हैं, जो अगली जनरेशन, तो वो स्लेव्स भी उनके साथ जाए। उनका बेचारा को क्या कुछ, उनको मार ही दिया जाता था। ये भी सोचने वाली बात है। टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनाए मजदूरों ने। कैथीड्रल्स यानी कि बड़े बड़े चर्चेस को कैथीड्रल्स बोलते हैं। दैट हेल्ड नो रियल शाइन ऑफ लिबर्टी, जो वो कोई रियल श्राइन नहीं है लिबर्टी का। श्राइन का मतलब दरगाह जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ लोग झुकते हैं, किसी भी टाइप का हो, हिंदू टेम्पल, श्राइन, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई सच्चे कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्वतंत्रता हमको मिली है। ऐसे कोई स्वतंत्रता के कोई पिरामिड है, टेम्पल है, ये लोगों, ये मजदूरों ने ही बनाया। ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती स्लेव्स को मार मार के बनाया गया। ताजमहल मार मार के शाहजहाँ ने बनवाया था, तो लोगों ने कोई ऐसा अपने हिसाब से नहीं बनवाया। तो ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि भाई जहांगीर के पास, सॉरी शाहजहाँ के पास पैसे देने को नहीं थे, तो क्योंकि वो उस टाइम पे दुष्काल चल रहा था, तो इन लोगों ने इस प्रकार से किया कि हम और एक टाइम ही खाना दे पाएंगे। तो जो एक टाइम ही खाना आप दे पाओगे, तो उसके लिए उन्होंने फैसला किया कि हम रात के समय बड़े बड़े जो देग होते हैं मटन के, वो चढ़ा देंगे और सुबह एक टाइम ही रोटी देंगे। तो उसको इन्होंने नाम दिया निहारी। निहारी का मतलब होता है हिंदी में निहार, मुँह, सुबह सुबह जो खाना खाया जाता है। तो नल्ली निहारी बहुत पावरफुल चीज़ होती है खाने के लिए। तो वो सुबह एक बार खिलाते थे और पूरे दिन वो काम करते, फिर अगले दिन 24 घंटे में एक बार ही भोजन दिया जाता था। तो मजदूरों ने उस एक रोटी और निहारी के ऊपर ताजमहल बनाया। ये सच्ची बात है, आप गूगल पर सर्च करें, इसके बारे में ज़्यादा जानें, जो फूड ब्लॉग्स हैं उसके बारे में, यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। ठीक है। एज सिविलाइजेशन हैज़ ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स,
द वर्कर्स हैव बिकम मोर एंड मोर इंस्लेव्ड। जैसे ही सिविलाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, अब सिविलाइजेशन हमारी जितनी सभ्यताएं हैं वो जितनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स मतलब और ज़्यादा विशेष होती जा रही है, मिक्स हो रही हैं, ब्रीड्स मिक्स हो रही हैं, हमारे कल्चर्स मिक्स होते जा रहे हैं, तो वर्कर्स और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्लेव्ड किए जा रहे हैं, और ज़्यादा वर्कर्स को इंस्लेव किया जा रहा है, ज़्यादा उनको नौकर बनाया जा रहा है। अनटिल टुडे दे आर लिटिल मोर देन पार्ट्स ऑफ द मशीन्स दे ऑपरेट। बस आज की तारीख में बस वो मशीनों से कुछ ज़्यादा ही हैं। मशीनें सब काम कर सकती हैं पर कुछ कुछ काम नहीं कर पाती, इसलिए उनको रखा हुआ है। बाकी इनमें और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं है। मशीनों को 24 घंटे काम पे लगा दो, ऑयल डालते रहो, बस काम चलता रहेगा, बाकी उनका कोई वैल्यू नहीं है। डेली दे फेस द डेंजर्स ऑफ रेल रोड। वो अब मशीन तो क्या होगा, कहीं हो गई, क्रेन टूट गई तो उसको वापस किया जाएगा, कोई इंसान बेचारा दब गया तो उसका थोड़ी कोई इलाज है। तो आज भी वो डेंजर्स सहन करते हैं, रेल रोड के, ब्रिज, स्काई स्क्रेपर, फ्राइट ट्रेन, स्टॉक होल्ड, ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे ख़तरा हो सकता है, तो वो चीज़ों को, डेंजर्स ऑफ रेल बनाने के लिए कहीं जाना है, स्टॉक यार्ड बनाना है, कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, स्काई स्क्रेपर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तो उसके लिए मजदूर अपनी जान पे खेल के, आपने देखा होगा उनकी जो खिड़कियाँ कहीं साफ़ कर रहे होते हैं। फ्राइट ट्रेन होती है, फ्राइट ट्रेन जो कि सामान मालवाहक मालगाड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो ट्रेन्स जो होती हैं वो सब खतरे वाली चीज़ें होती है। तो इनके लिए मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक यार्ड है एंड ट्रेनिंग एट द डॉक्स, उनको डॉक्स पे ट्रेनिंग दी जाती है। जब मालवाहक जहाज़ आते हैं तो सब सामान ऊपर से, आप देखो कंटेनर्स गुजरते हैं, कितना खतरे वाला मामला है। तो वो ऐसा अपनी जान जोखिम में डालते हैं ऑन द रेल रोड्स एंड अंडरग्राउंड एंड ऑन द सीज। रेल रोड के ऊपर रेल बनाने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, कई आपने सुना होगा माइंस के अंदर दब गया, वापस आए ही नहीं। और समुद्र के अंदर, समुद्रों में, गहरे समुद्रों में जाते हैं तेल की खोज के लिए। कौन जाता है? मालिक थोड़ी जाते हैं, नौकर को ही भेजते हैं। दे मूव द ट्रैफिक एंड पास फ्रॉम लैंड टू लैंड एंड प्रेशियस कमोडिटीज़ दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव। वो ट्रैफिक को पास करवाते हैं, धरती से पास होते हैं, लैंड टू लैंड, अलग एक धरती से दूसरी धरती पे जाते हैं। प्रेशियस कमोडिटीज़ हमारे लिए, प्रेशियस कमोडिटी कॉन्गो के जंगलों से उठा के हमारे लिए प्रेशियस कमोडिटीज़, हीरा लेके आते हैं। तो हीरे को भी आप देखो तो ब्लड डायमंड कहा जाता है, बहुत लोग मरते हैं उसके लिए, इतना इम्पोर्टेंट वो इंटाइटी है। और एक औरत अपने अंगूठी के अंदर बड़ी शान से पहनती है, जो कि एक अमीर व्यक्ति की वाइफ है, तो वो उसको बहुत ही इज्जत से पहनती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगा है। तो एक सारी कमोडिटीज़ है हमारे लिए, कौन लेके आता है? वही लोग लेके आते हैं, दैट मेक इट्स पॉसिबल फॉर अस टू लिव, और उनसे हमारा जीवन भी चलता है। एंड व्हाट इज़ देयर रिवॉर्ड? उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? वो सब कुछ हमारे लिए करते हैं। आप जो चाहें तो वो खा सकते हैं, जिस प्रकार का अनाज आप चाहें वो ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड वगैरह हम जो अभी बहुत खुश हो के रिलायंस मार्ट में से आराम से उठा के अपने बकेट में डाल के निकल लेते हैं, तो उसके लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है वो हम भूल जाते हैं। और उनका रिवॉर्ड क्या है? स्कैंटी वेज। स्कैंटी मतलब बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम वेज उनको मिलता है, कुछ भी उसके बिना में। ऑफ्टन पॉवर्टी, और ज़्यादातर तो गरीबी ही उनके हाथ आती है। रेंट देने उनको, टैक्सेस भरने, ट्रिब्यूट्स देने लोगों को, कहीं पर हफ्ता भी देना पड़ता है। एंड वॉर कॉम्पनसेशन, और जब युद्ध हारता है, कोई देश युद्ध हारता है, तो उसके बदले में ज़मीनें फाड़ फाड़ के दी जाती है, तो उसके साथ साथ वो आदमी की ज़मीन भी चली जाती है। युद्ध के अंदर बहुत देखो, 1947 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान के 2 पार्ट हुए तो बहुत लोग अपना घर छोड़ना पड़ा। युद्ध 2 देशों के बीच में हुआ, ट्रीटी 2 देशों की हुई, पर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जो गरीब है वही एंड में हारता है। तो ये जो बात है, यहाँ तक मैं आज यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, फिर हम आगे वाले पैसेज में फिर से बढ़ जाएंगे, इसे भी हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से इसे समझना बहुत ही इंटेंस होता जा रहा है। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर बढ़िया चैप्टर है, इसे अच्छे तरीके से कंक्लूजन में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर। When I saw Helen Keller first, she was 6 years and 8 months old. She had been blind and deaf and mute since her 19th month as the result of an illness. She had no way of communicating with those around her except a few imitative signs that she had made for herself. A push meant go and a pull meant come and so on.
B, and with the second finger on the nose, the nasal sounds, the 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 first word she learned to articulate was the little word it. With the hand in this position, I made the vowel I. She felt it. I. Then I made the T. She feels it with the finger on her lips, on my lips. Then I put the two letters together to form the word it. And the first word was learned. After her seventh lesson, she was able to speak the sentence word by word. I am not dumb now. No. Anne Sullivan was a teacher for the blind. Anne taught a young girl named Helen Keller, who was both blind and deaf. When Anne first met Helen, she was very difficult. With Anne's help, however, Helen Keller's life improved. Anne taught Helen sign language by signing into her hand. Later, Anne even taught Helen how to speak by holding Helen's hand to her face. Because of Anne's teaching, Helen was able to attend college, where Anne helped her learn Latin, German, and French. Anne would read the textbooks to Helen by signing them into her hand. Anne was Helen's friend and teacher throughout her life. Together, Anne and Helen showed what people can accomplish if they have someone to believe in them.